हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम इस ड्रामे का अगला एपिसोड देखने वाले हैं। कल की बात कंटिन्यू हो रही है। नर्स बोली कि पर एक बात मुझे अच्छे से पता है, जब होंजो स्कूल में पढ़ रही थी तब छुट्टियों के दौरान वो यहाँ आई थी, तब उसका अबॉर्शन हुआ था और वो मेरे क्लिनिक में ही आई थी। ये बात उसकी माँ को भी पता है क्योंकि जैसे ही आई थी उन्होंने पहचान लिया। उसके 20 साल की उम्र में ये सब हुआ हो तो कितना दर्द हुआ होगा। फिर ये बात धीरे धीरे फैल गई। हीरोइन बोलती है, वो कौन था जिसने मेरी बहन को प्रेग्नेंट किया? नर्स बोलती मुझे पता नहीं है और चली जाती है। दूसरी तरफ हीरो के पापा उसे बुलाकर कह रहे हैं, छोटी उम्र में तुम्हें पिज़्ज़ा बहुत पसंद आया था ना, पर आसपास कहीं पिज़्ज़ा नहीं मिल रहा है। लेकिन हीरो बोलता है, जब मुझे पिज़्ज़ा पसंद था तब मैं 5-6 साल का था, पर अब मैं 10 साल बीत चुका हूँ। जब से मेरी माँ मुझे छोड़ के गई है, मैंने पिज़्ज़ा खाना छोड़ दिया और उसका कारण भी आप ही हो। आपने दादाजी के मरने की बात भी मुझसे छुपा रखी थी। मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। ये लो, ये टिकट रख लो। फिर हीरो बोलता है, जैसे माँ और दादाजी से ज़्यादा आपके लिए कंपटीशन ही इम्पोर्टेंट हमेशा से रहा है। उसके पापा बोलते हैं, पास्ट के बारे में बात मत करो, आओ खाना खाने चलते हैं। मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा था, पर आप बिल्कुल नहीं बदले। मैं अकेला जाके खाना खा लेता हूँ। और वो चला गया और जाते जाते सोच रहा था कि वो कभी फैमिली के साथ वक्त नहीं बिता पाया, बस पेशेंट और सर्जरी के बारे में ही सोचते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है उसकी मम्मी और उसके पापा का। उसकी मम्मी बोलती है, मुझे पता है कि आपने बहुत कुर्बानियाँ दी है, मैं उसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, संघाई छोटा है, उसे सिर्फ आपके साथ वक्त बिताना चाहता है। जब भी फ़ोन बजता है आप तुरंत चले जाते हैं। मैं और सेंग क्यों सेक्रीफाइस करें, सिर्फ इसलिए कि एक आप अच्छे डॉक्टर बन जाए? बस हो गया, अब मैं इससे आगे नहीं कर सकती। कहकर हीरो की मॉम डोर से चली जाती है और हीरो रो रहा होता है। वो अब बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सब कुछ याद कर रहा होता है। जब वो छोटा था तब माँ उसके साथ यहाँ आती थी। उसे याद आता है उसकी माँ की बातें। क्या तुम्हें ये आवाज़ सुनाई दे रही है? वो चिड़ियों की आवाज़। उसने कहा था, जब भी उदास महसूस करो तो यहाँ आकर नेचर का आवाज़ सुनो। नदियों की आवाज़ भी यहाँ से सुनाई देती है। ये एक जादू जैसा है, इससे तुम्हारा सारा दुख भूल जाओगे। उसने आंखें बंद करके उस जादू को महसूस करना शुरू किया। उसके बाद माँ को कॉल करता है, पर माँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बिजी होती है और कॉल कट कर देता है। रात में हीरो हीरोइन को मैसेज भेजता है, आप ना ईमेल चेक करो। हॉस्पिटल से उसकी बहन की मेडिकल रिपोर्ट भेजी होती है। उस रिपोर्ट में लिखा होता है HIV पॉजिटिव। तो जितना भी उसने ट्राई किया सब बेकार गया। हीरोइन कुछ समझ नहीं पाती। इस तरफ माँ और पापा काम करके घर लौट रहे होते हैं। उसके बाद हीरोइन घर आती है। माँ कहती है, देख रही हो कितनी देर हो गई, एक लड़की होने के नाते तुम्हें वक्त पे घर आना चाहिए। हीरोइन कहती है, नहीं माँ, मैं स्टडी रूम में थी, रास्ता गलत पकड़ लिया इसलिए लेट हो गई। माँ पूछती है, क्या रास्ता गलत पकड़ लिया? बाहर कितना अंधेरा है, अगर कोई बुरा लड़का मिल जाता? हीरोइन कहती है, सॉरी माँ, अब से ऐसा नहीं होगा। माँ कहती है, ये बात तुम अच्छे से याद रखना। फिर हीरोइन अपने छोटे भाई के पास जाती है और कहती है, तुझे पता है ना, मुझे अपने मम्मी पापा और दीदी के ऊपर जो बदनामी का दाग लगा है उसे दूर करना है। भाई कहता है, पर मुझे ये सब अब भी सच नहीं लगता। हीरोइन कहती है, मैं भी उस बात पे विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, पर मुझे अपनी बहन का नाम साफ करना है। हॉस्पिटल से रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें लिखा था कि उसे वो बीमारी थी। तब क्या मतलब निकलता है? क्या वो अफवाह सच थी? अब वो हीरोइन सोचती है, उस गांव में ही उसका अबॉर्शन हुआ था, शायद उसका बॉयफ्रेंड का इसमें हाथ हो। अगर उस बॉयफ्रेंड का ढूंढ लूँ तो पूरी कहानी समझ जाऊंगी। दूसरी तरफ हीरो के पापा मोमो के पास जाते हैं और कहते हैं, ये टिकट दे देना उसे और बताना मत कि मैंने दिया है। इस तरफ हीरो बास्केटबॉल खेल रहा होता है। स्कूल की 2 लड़कियां उसे देख रही होती है। तभी मोमो आकर हीरो से बात करती है, जो उन दोनों लड़कियों को थोड़ा इरिटेशन हो जाता है। किसी के एक फ्रेंड ने उसे बताया कि वो दोनों सिबलिंग्स की तरह हैं, छोटे से एकदम साथ थे। इस तरफ विलेज में मिंग्यू हीरोइन का इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही हीरोइन आती है वो बहुत खुश हो जाता है। उसने उसके लिए डबल टी ले रखा होता है। दोनों मिलकर पढ़ रहे होते, पर माँ उन्हें देख लेती है और गुस्से से हीरोइन को बोलती है, इस लड़के से बात मत करो। उस दिन मिड ऑटम फेस्टिवल का डिनर हो रहा था।
और हीरो मोमो के घर आता है और हीरो कहता है अगर दादाजी होते तो हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते। हीरो उन्हें बहुत मिस कर रहा होता है। मोमो कहती है अगर दादाजी नहीं है तो मैं हूँ ना। फिर मोमो हीरो को एक टिकट देती है और कहती है ये मेरे पापा के दोस्त ने दिया है। हीरो पहचान जाता है और मोमो बोलती है दादाजी बहुत बीमार थे, वेंटिलेशन के भरोसे ही जिंदा थे। तुम्हारे पापा एक बेस्ट सर्जन हैं, शायद दादाजी की अच्छी के लिए उन्होंने ट्रीटमेंट बंद कर दिया। पर हीरो कहता है उन्होंने दादाजी से एक बार भी नहीं पूछा, उनके जीवन का फैसला खुद ही ले लिया, मुझसे भी कुछ नहीं कहा। और ये टिकट उन्हें वापस कर दो, मैं एक दिन इस घर से चला जाऊंगा, उनके सामने कभी नहीं आऊँगा। दूसरी तरफ हीरोइन की माँ उससे घर आती है, कहती है तुम तो स्टडी रूम जा रही थी। हीरोइन कहती है हाँ जा रही थी मैं, पर वो मुझे रास्ते में मिल गया। माँ कहती है कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है, मुझे इन सब पे यकीन नहीं होता। माँ शक करने लगती है। उसकी माँ पूछती है रात में मैं उसके साथ थी ना। हीरोइन बोलती है नहीं। उसकी माँ बोलती है मैं स्टडी रूम के स्टाफ से पूछी थी, उन्होंने कहा था तुम रात में नहीं आई थी। हीरोइन कहती है जो तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, वो सिर्फ मेरा एक क्लासमेट है। पर माँ कहती है पढ़ाई से ज़्यादा अच्छा नाम ज़रूरी है, अगर अच्छा नाम नहीं रहेगा तो इज्जत भी नहीं रहेगी। माँ कहती है कि देख लो अपनी बड़ी बहन को ही, मरने के बाद भी लोग उसके बारे में बातें करना नहीं छोड़ते हैं। क्या तुम भी उसके जैसा बनना चाहती हो? अब से किसी भी लड़के से अकेले में बात मत करना। हीरोइन सोचती है ये सब दर्द सिर्फ मेरे लिए ही क्यों? उसका छोटा भाई तो मज़े में खेल रहा होता है। तभी आंटी आती है और हीरोइन का हाथ पकड़ के खींच लेती है और कहती है चलो तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने चलो मेरे साथ। वो उसे जंगल ले जा रही होती है। एक अंकल उन्हें देख लेते होते, वो आंटी के पीछे भागते हैं। आंटी नीचे गिर जाती है। जब उठती है तो उनके बैग से एक नोट गिरता है, उसमें उसकी बहन का नाम लिखा होता है, शायद डायरी थी। पर अंकल वो डायरी उठाकर ले जाते हैं। फिर रात में सब डिनर कर रहे होते हैं। रोज़ की तरह आंटी रो रही होती है रूम में, तो अंकल उनसे कहते हैं क्या सिर्फ रोना ही रह गया है? तुम्हें देखकर मुझे और कुछ काम ही नहीं करने का मन करता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो अपने भाई के साथ बहन की कब्र पर जाती है, वहाँ जाकर अपनी बहन के सामान जला रही होती। हीरोइन उसमें से कुछ फ़ोटो निकाल लेती है, माँ पापा और दीदी की पुरानी तस्वीर। हीरोइन कहती है दीदी कितनी प्यारी थी, पर देखो कैसे बुरी जगह पे दफन किया गया है, हम इस जगह तक आने भी नहीं देते। तभी घर में कोई चिल्लाता है हमारे घर में आग लग गए। ये सब हीरोइन सुनती है और घर की तरफ भागती है। आसपास के पड़ोसी भी देख रहे होते हैं बाहर से। हीरोइन कहती है माँ सब ठीक है ना? माँ कहती है पता नहीं कैसे आग लग गया। हीरोइन का छोटा भाई कहता है मैं बस एक माची की स्टिक से खेल रहा था और पता नहीं कैसे आग लग गया। माँ उसे ज़ोर से डांटती है क्या तुझे पता भी नहीं है कितना नुकसान हो गया? हीरोइन कहती है चलो सब ठीक है, किसी को चोट तो नहीं आई। माँ कहती है तो क्या इस छोटी गलती को छोड़ दिया जाए? पापा कहते बच्चा है समझ जाओ। अगली सुबह हीरोइन अपने घर वापस जाती है और फिर हमें उसका स्कूल दिखाया जाता है। स्कूल में रूटीन चेकअप हो रहा होता है तो हीरोइन का शूज़ कोई छुपा देता है। मिंग सेंग देखता है और इनडायरेक्टली उसे अपना शूज़ दे देता है। घर पहुंचते ही उसकी माँ की नज़र उसके शूज़ पे जाती है और पूछती है शूज़ कहाँ से मिला है और तुम्हारा शूज़ कहाँ है? तो हीरोइन कहती है कि मेरा शूज़ चोरी हो गया है, ये शूज़ मुझे कचरे के डब्बे के पास मिला है। फिर उसकी माँ बोलती है झूठ बोलोगी मुझसे? तभी उसका भाई आता है और बोलता है माँ वो स्कूल में बुली हो रही है। तो उसकी माँ बोलती है थोड़ा सह लो क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है और कुछ टाइम बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर हीरोइन अपने रूम में आती है और उसका भाई बोलता है देखा मैं बचा लिया ना तुम्हें। हीरोइन बोलती है थैंक यू बचाने के लिए। उसका भाई बोलता है तुम बेओ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दो। तो बोलती है नहीं कर सकती हूँ, क्यों? मुझे कुछ लीड मिली है और मैं आखिरी तक ये सच बाहर निकाल के ही रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।